बस करिए, चलिए। क्या? 15 मिनट लेट कर रहा है। जा रहा है ना अब आवाज? आवाज जा रहा है अब? थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था। आवाज जा रहा है अब? हाँ तो चलिए, देखिए थोड़ा सा क्या था कि नेटवर्किंग प्रॉब्लम था टेक्निकल, इसलिए ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। बताए थे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन और लेंस आज हमको पढ़ना है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और लेंस के बारे में पढ़ना है। तो देखिए इधर पहले आप जान लीजिए कि क्रांतिक कोण क्या होता है, या तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखिए क्या होता है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और उसका जो है कि अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 से अधिक हो जाए। देखिए इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्रांतिक कोण पहले समझ लीजिए। क्रांतिक कोण, ठीक है। तो देखिए क्रांतिक कोण क्या रहेगा, देखिए सघन माध्यम में, सघन माध्यम में वह आपतन कोण, आपतन कोण जिसके लिए, जिसके लिए विरल माध्यम में, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण 90 अंश का हो, 90 अंश हो, उसे क्या कहते हैं? देखिए उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। देखिए जैसे ये हमारा क्या है, ये एक सघन माध्यम है और ये क्या है हमारा, विरल माध्यम है, और ये देखिए क्या है हमारा, अभिलंब है। जब हम इस पे प्रकाश क्या करेंगे, देखिए गिराएंगे, और जिस कोण के लिए ये प्रकाश जाना चाहिए इस दिशा में, लेकिन जाने लगेगा इस दिशा में, मतलब ये 90 अंश का हो जाएगा, तब इसको हम क्या कहेंगे, सी कहेंगे। क्रांतिक कोण तब क्या कहेंगे, सी कहेंगे। ठीक है। हाँ सैफ खान आ रहा है मैसेज आपका। अब देखिए अपवर्तनांक, अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, 1/sin c। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में यह संबंध होता है कि n बराबर क्या होता है, 1/sin c होता है, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। तो ये आपको एक फार्मूला देखना है। देखिए ये क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध हो गया। और देखिए अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या था हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यही, जब ये कोण देखिए, जब ये कोण 90 से अधिक हो जाएगा, जब ये अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 90 से अधिक चला जाएगा, तब हम इसे क्या कहते हैं, तब इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए यही है ना, जब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी कि अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 से हो जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ये तो क्रांतिक कोण जो यही बताया ये हो गया। और जब देखिए जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाएगा, तब अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, 90 से अधिक। मतलब यदि इस आपतन कोण का मान हम और बढ़ाते जाएंगे, देखिए इसका मान अभी यहाँ है, यहाँ से कर देंगे, यहाँ से और बढ़ाते जाएंगे तो ये भी बढ़ता जाएगा, तो ये 90 से क्या हो जाएगा, अधिक। जब हम सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर देते हैं, तब अपवर्तन कोण 90 से अधिक हो जाता है। तब 90 से अधिक हो जाएगा मतलब इसी में जाने लगेगा। देखिए यही है ना,
जब क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तब प्रकाश पहले ही माध्यम में वापस जाता है, मतलब तब 90 अंश से देखिए अधिक हो जाता है, तब इसे क्या करते हैं, क्रांतिक कोण को सी से कहते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन को किसी से सूचित नहीं करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में केवल ये देखना है कि जब देखिए प्रकाश आएगा यहां, जब इधर जाने लगेगा 90 से अधिक हो जाएगा, जब 90 से क्या हो जाएगा, देखिए अधिक, इस कोण का मान जब 90 से अधिक जब हो जाएगा तब ये क्या कहलाएगा, तब इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। और देखिए इंपॉर्टेंट आपका ये है, देखिए जो अभी सूत्र बताया, देखिए एक ये फार्मूला बताए, अपवर्तनांक बराबर 1/sin c, अभी ये हम बताए थे, आपको फार्मूला लिख कर बताए थे, एक ये हो गया। और देखिए TIR को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें क्या क्या शर्त है, मतलब ये देखिए ये भी आपसे पूछता है। हाँ, जब I बराबर 90 से क्या हो जाए, C से अधिक, तब उसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, देखिए आपका 3 शर्त है, ये 4 शर्त जो कि बहुत जरूरी है। देखिए प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ये देखिए आपका प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। पहला तो यह है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तभी ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए जब प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाएगा तब अभिलंब से दूर हटेगा, और अभिलंब से दूर हटेगा तभी उसका क्या होगा, 90 से अधिक कोण बनेगा। यदि प्रकाश किरण विरल से सघन में जाने लगेगा तब तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, तब कोण का मान 90 अंश से बढ़ेगा ही नहीं, आगे होगा नहीं। तो मतलब प्रकाश किरण क्या होना चाहिए, सघन से विरल में जाना चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पहला पॉइंट क्या है कि प्रकाश को सघन से विरल में जाना चाहिए। दूसरा क्या, देखिए आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, यही मतलब कि I इज ग्रेटर देन C, I का मान क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। और क्रांतिक कोण की निर्भरता, क्रांतिक कोण देखिए किस किस बात पर निर्भर करता है, क्रांतिक कोण किस बात पर निर्भर करता है, देखिए तो देखिए प्रकाश का रंग या प्रकाश की तरंगदैर्ध्य क्रांतिक कोण तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। देखिए कैसे करता है, देखिए हम जानते हैं कि तरंगदैर्ध्य जो होता है वो क्या होता है, देखिए वो प्रोपोर्शनलिटी रहता है हमारा 1/n के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम, और अपवर्तनांक किसके रहता है, देखिए अपवर्तनांक रहता है 1/sin c, तो लैम्डा प्रोपोर्शनलिटी क्या हो जाएगा, sin c। मतलब देखिए जिस प्रकाश के रंग का क्या होगा, तरंगदैर्ध्य अधिक होगा, उसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, अधिक होगा। जिस प्रकाश का, यहां से आपको देखिए एक पॉइंट मिल रहा है, इसको देखिए हम लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा। देखिए जिस प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अधिक होगा, उसका क्रांतिक कोण अधिक होगा। ठीक है, यही देखिए ना, देखिए लाल रंग का है तो देखिए लाल रंग का क्रांतिक कोण अधिक है, बैगनी रंग का क्या है, कम है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, बैगनी का तरंगदैर्ध्य कम होता है, इसलिए लाल रंग का क्रांतिक कोण अधिक है और बैगनी का कम है। ठीक है। गुड इवनिंग छोटू कुमार, इसको कैसे सूचित करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपके 2 पॉइंट थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, किस लिए थे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, और एक ये जो फार्मूला बताए हम कि ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। साइन सी बराबर देखिए ये है, साइन सी बराबर
साइन सी बराबर देखिए ये फार्मूला आपका है। चाहे हम क्या कर सकते हैं, लाल रंग का अपवर्तनांक बटे क्या करेंगे हम, डी, और दूसरा क्या कर सकते हैं, तरंगदैर्ध्य रख सकते हैं, या तो फिर क्या कर सकते हैं हम, ये रख सकते हैं वेग। देखिए माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर आंतरिक अपवर्तनांक अधिक होने पर क्रांतिक कोण कम होता है। देखिए अगला क्या, देखिए माध्यम के जोड़े की प्रकृति देखिए पर, मतलब अपवर्तनांक बढ़ने पर, सिंपल सा बस ये लाइन पर ध्यान देना है। देखिए ये लाइन जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, बस इस यहां से लेकर के आप यहां तक का बस देखिए पढ़िए। अपवर्तनांक अधिक होने पर क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, कम होता है। जब अपवर्तनांक, क्योंकि देखिए साइन सी बराबर क्या होगा 1/n, जब अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो क्रांतिक कोण का मान घटेगा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टा है। तो अपवर्तनांक बढ़ने पर क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, कम होता है। कांच वायु युग्म के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, 42 अंश। देखिए ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद रख लीजिए, यही तीनों बार बार पूछता है। देखिए कांच और वायु रहेगा तब क्या होगा, 42 अंश रहेगा, मतलब कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, 42 अंश। यहाँ देखिए जल के लिए कितना होता है, जल के लिए 49 अंश। जल के लिए ये देखिए, ये कांच के लिए है और ये जल के लिए है, और ये तीसरा देखिए हीरे के लिए है। हीरे के लिए भी कितना होता है, 42 अंश, मतलब कांच और हीरे दोनों के लिए कितना होता है, 42 अंश होता है। सर जी हमारे में वीडियो नहीं चल रहा था, अभी से चालू हुआ। आदित्य गिरी, हाँ कुछ प्रॉब्लम था टेक्निकल। ठीक है आगे देखिए तापमान, देखिए ताप बढ़ाने पर पदार्थ का अपवर्तनांक घटता है, इसलिए क्रांतिक कोण बढ़ता है। देखिए जब हम किसी पदार्थ में ताप बढ़ाते हैं तो उसका वेग बढ़ जाता है, वेग बढ़ने का मतलब उसका अपवर्तनांक कम हो जाएगा, अपवर्तनांक कम होगा तो क्रांतिक कोण क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या था कि अपवर्तनांक बढ़ने पर क्रांतिक कोण का मान कम होता है। और उसके बाद क्या है, देखिए तापमान, ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक घटता है, मतलब ताप बढ़ने पर क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अपवर्तनांक बढ़ने पर घटता है, ताप बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। अपवर्तनांक बढ़ने पर क्रांतिक कोण क्या होगा, घटेगा, और ताप बढ़ने पर क्रांतिक कोण क्या होगा, बढ़ेगा। भावेश यादव क्लास टाइम चलती है, आज स्टार्ट हुआ था टाइम पर, लेकिन कुछ प्रॉब्लम था इसलिए शो नहीं कर रहा था। ठीक है देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, देखिए उदाहरण क्या क्या है देख लीजिए। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, पहला देखिए क्या है, लूमिंग। लूमिंग किसे कहते हैं, देखिए ठंडे प्रदेश में प्रकाशीय भ्रम। जब ठंडे प्रदेश में आप जाएंगे, ठंडे प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर या तो ऐसे जहां ठंडा होता है, तो वहां पर आपको कुछ दूर पर लगता है कि प्रकाश है, वहां प्रकाश चमक रहा है, प्रकाश है, लेकिन वहां जाएंगे तो वहां प्रकाश नहीं होता है, लाइट नहीं होता है। उसके आगे कुछ दूर लगता है कि वहां पे लाइट जल रही है, वहां पे प्रकाश है, लेकिन वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी देखिए क्या होता है, वहां पर भी लाइट नहीं होती है। तो ये प्रकाशी भ्रम जो होता है, देखिए प्रकाशी भ्रम ये क्या है, उदाहरण है किसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या है, पहला प्रकाशी भ्रम, वो भी किसमें, ठंडे प्रदेश में, ठंडे प्रदेश में प्रकाशी भ्रम होता है। अगला देखिए क्या है, मृग मरीचिका। मृग मरीचिका देखिए क्या होता है, ये तो आप लोग अपने यहाँ भी देखे होंगे, रेगिस्तान में प्रकाशी भ्रम। रेगिस्तान में या तो हम लोग भी देखते हैं दोपहर के समय जब रोड पर चलेंगे तो रोड पर कुछ दूर लगता है कि वहां पानी है, पानी की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वहां पे पानी जब जाते हैं तो नहीं होता है। आगे कुछ दूर लगता है कि वहां पानी है रोड पर, लेकिन वहां भी नहीं लगता है। ये आप लोग देखे होंगे, हाँ होगा कृष्णा। ठीक है तो देखिए रेगिस्तान में प्रकाशी भ्रम और ये ठंडे प्रदेश में प्रकाशी भ्रम, ये दोनों क्या हैं, उदाहरण है इसके। और क्या है देखिए प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता के बिना क्षय के। देखिए प्रकाशिक तंतु क्या है, एक ऐसा तंतु होता है, व्यवस्था होता है जिसपे जब प्रकाश आता है तो
पूरा पूरा प्रकाश मतलब पूर्ण रूप से प्रकाश क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, जिससे कि प्रकाश की तीव्रता घटती नहीं है और वह क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको हम भेज सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं बिना उसकी तीव्रता को घटाए। ये आप लोग देखे होंगे कैमरे के लेंस में एक लगा रहता है ऊपर ऐसे प्लेट सफेद का, कैमरा फोटो जब खींचते हैं, जब फोटो क्लिक करते हैं, तो जब फोटो क्लिक करते हैं तो आप लोग ये देखे होंगे प्रकाशित तंतु, कैमरे के ऊपर एक पतला सा सफेद का क्या होता है, प्लेट लगा होता है, उस पर लाइट जाता है, फिर वो लाइट फोकस करता है आगे, मतलब पूरा पूरा लाइट आगे लेके जाता है। तो ये क्या है, प्रकाशित तंतु है। ये सब क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण है, मतलब इन सब जगहों पर प्रकाश पूर्ण रूप से क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। अगला देखिए क्या है, क्रोड के पदार्थ का अपवर्तनांक μ1 अपघटन के पदार्थ के अपवर्तनांक μ2 से अधिक होता है। क्रोड के पदार्थ का अपवर्तनांक एक मिनट, एक मिनट थोड़ा रुकिए तो पानी ले लें तो। एक मिनट थोड़ा आप लोग वेट करिए। बस बस अब चलिए देखिए, देखिए अब ये तो हो गया प्रकाशित तंतु, और इसी के कारण देखिए दिया है कि क्रोड के पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है ह्यूमन, अपघटन के पदार्थ के अपघट अधिपतन के पदार्थ के अपवर्तनांक μ2 से अधिक होता है। मतलब जो क्रोड होता है, जो प्लेट लगा रहेगा, उसका अपवर्तनांक अपवर्तन वाले से मतलब दूसरे वाले माध्यम से क्या होता है, अधिक होता है। मतलब ये है, देखिए पहले माध्यम में मत देखिए ये है ना, इससे प्रकाश जाता है, क्या करते हैं, एक माध्यम से ये μ1 रहता है और ये μ2, मतलब तो हमेशा क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे में प्रकाश जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए μ1 का मान हमेशा μ2 से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि प्रकाश सघन से विरल में जाता है, तो सघन से विरल में जाता है तो μ1 का मान क्या होगा, इससे μ2 से अधिक होगा, दूसरे वाला क्या होगा, विरल होगा। जब प्रकाश किरण तंतु के एक सिरे पर अल्प कोण बनाती हुई आपतित होती है तो यह इसके अंदर अपवर्तित हो जाती है। इसको मत ध्यान दीजिए, इसको मत ध्यान दीजिए, देखिए ये देख लीजिए, यदि तंतु को मोड़ भी दिया जाए तब भी प्रकाश किरण सुगमता पूर्वक दूसरे सिरे के बाहर निकल जाती है। तो ये आपको नहीं देखना है। TIR देखिए, TIR बराबर अभी बताए थे, ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसके लिए, देखिए ये है, ये आपका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये आपका है प्रकाशित तंतुओं को एक बंडल में
मेडिकल एवं प्रकाशी परीक्षणों की लाइट पाइप के रूप में उपयोग में लाया जाता है। देखिए जो ये प्रकाशिक तंतु है इसको मेडिकल में जैसे देखते हैं आंख का जब जांच करते हैं, आंख जब हम जाते हैं अपना दृष्टि चेक करवाने की कौन सा दोष है या तो चश्मा बनवाने, तो वहां पर क्या होता है सभी प्रकाश को एक जगह फोकस करके दिखाया जाता है, तो उसमें प्रकाशी तंतु का उपयोग किया जाता है। अब देखिए ये आपका क्या है, मछली या गोताखोर दृष्टि क्षेत्र। जो मछली या गोताखोर वाले होते हैं, जो मतलब गोताखोर मतलब होते हैं, देखिए गोताखोर का मतलब है जो समुद्र के अंदर जाकर, पानी के अंदर जाकर जानकारी प्राप्त करते हैं। शानू यादव आ रहा है कमेंट। देखिए गोताखोर क्या होते हैं, जो समुद्र के, जो पानी के अंदर जाकर क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, कोई जानकारी प्राप्त करते हैं, वो क्या होते हैं, गोताखोर। तो देखिए एक मछली या गोताखोर संपूर्ण बाहरी दुनिया को एक शंकु के रूप में देखती है। शंकु के रूप में क्यों देखती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश जो भी देखिए यहाँ से आता है ये क्या होता है, फिर वापस आ जाता है, मतलब एक शंकु की तरह आकृति बनेगा, तो उसको हमेशा क्या होता है, शंकु की तरह दिखाई देता है। और देखिए ये शंकु के शीर्ष का कोण कितना होता है, देखिए 2 कोण रहेगा, एक सी यहाँ रहेगा और एक यहाँ, मतलब 2c बराबर 98 होता है। और यहां से देखिए आधार का त्रिज्या, इसके आधार की त्रिज्या कितनी आएगी, देखिए h बराबर, देखिए h tan c कैसे आएगी, देखिए ये क्या है, देखिए हमारा ये हो गया थीटा, और ये क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया देखिए कर्ण। तो लंब और कर्ण में संबंध कौन बताता है, tan c बराबर r बटे h। तो देखिए r बराबर कितना हो जाएगा, h tan c, इसके बराबर आ जाएगा। अब tan c का हम मान यहां से रख सकते हैं, tan c का मान क्या आएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1। आधार का क्षेत्रफल, देखिए ये क्षेत्रफल निकालने के लिए भी ये फार्मूला बहुत जरूरी है कि गोताखोर जब पूछेगा पानी के अंदर, या गोताखोर वाला जब भी कोई आपका आकृति बनेगा तो उसमें से देखेंगे, जब पानी के अंदर जाकर बाहर का हम देखेंगे बाहर की तरफ, तो हमें एक शंकु की आकृति दिखाई देगी, और उस शंकु की आकृति के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई h स्क्वायर अपन म्यू स्क्वायर माइनस 1। देखिए पोरो प्रिज्म भी एक उदाहरण है, ये भी क्या है आपका एक उदाहरण है, किसका, ये उदाहरण है देखिए आपका TIR का, ठीक है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। एक समकोण द्विबाहुज प्रिज्म जिसका पेरिस्कोप या बाइनोकुलर में उपयोग किया जाता है। देखिए यह क्या है, पोरो प्रिज्म क्या है, एक आपका क्या है, देखिए प्रिज्म है, और कैसा प्रिज्म है, समबाहु, समद्विबाहु, मतलब इसके 2 भुजा बराबर होते हैं, ये 2 भुजा, कोई भी 2 भुजा क्या होगी इसमें बराबर होगी, और एक भुजा क्या होगा अलग। हम जो नॉर्मल प्रिज्म पढ़े हैं उसमें तीनों भुजा क्या होता है, तीनों जो रहता है तल बराबर होता है, लेकिन इसमें केवल 2 भुजा बराबर होगी और एक भुजा क्या होगी अलग होगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, पोरो प्रिज्म कहते हैं। ये आपको ध्यान नहीं देना है, इतने पॉइंट में से देखिए आपको बस ये ज्यादा तीनों ध्यान देना। देखिए ये तीनों कहाँ गया, देखिए उदाहरण में आपको 1 2 3 ये तीनों ज्यादा ध्यान देना है, 3 पॉइंट। और इसके बाद देखिए गोली सतह पर अपवर्तन, ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इससे आपके गोली सतह से अपवर्तन पर आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे CUET में, ठीक है, ये आप अच्छे से देख लीजिए। गोली सतह पर अपवर्तन, गोली सतह पर अपवर्तन, देखिए गोली सतह हम 2 प्रकार का पढ़े हैं, एक अवतल सतह पढ़े हैं और एक उत्तल सतह पढ़े हैं। जो तल बाहर की तरफ देखिए उभरा है, ये देखिए ये क्या है, ये बाहर की तरफ उभरा है, बाहर की तरफ, इसको टच करेंगे तो लगेगा कि बाहर की तरफ उभरा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल। ये देखिए क्या है, उत्तल। और ये अंदर की तरफ दबा है तो ये क्या रहेगा, अवतल। देखिए 2 प्रकार के गोली तल होते हैं, जो तल बाहर की तरफ उभरा है उसे उत्तल तल कहते हैं, और जो अंदर की तरफ दबा है उसे क्या कहते हैं, अवतल तल कहते हैं। अब देखिए अपवर्तन का सूत्र, इससे क्या होता है, देखिए
यदि इसका इस माध्यम का μ1 हो और इसका μ2 हो अपवर्तनांक, तो देखिए सूत्र क्या रहता है, देखिए μ2 माइनस μ1 बटे आर, जहां आर इसकी क्या है, त्रिज्या है, केंद्र तक, केंद्र से वो क्या है, देखिए त्रिज्या है। तो देखिए क्या आ जाएगा, देखिए आर, आर इसका त्रिज्या है, तो देखिए क्या आ जाएगा, μ2 माइनस μ1 मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक माइनस पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे वक्रता त्रिज्या बराबर μ2 अपान भी मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, और μ1 पहले का अपवर्तनांक बटे वस्तु की दूरी, यहां से यहां तक u, ये भी, और केंद्र जहां सी रहेगा, देखिए जहां पर सी रहेगा वो क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो देखिए क्या होगा, पहले μ2 माइनस μ1 अपान आर, फिर μ2 अपान भी माइनस μ1 अपान u, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। और ये बहुत ही जरूरी फार्मूला है, देखिए ये देखिए ये आपका फार्मूला, ये आपका इंपॉर्टेंट है, देखिए ये फार्मूला। देखिए μ1 क्या है, माध्यम एक का अपवर्तनांक, यही बताया ना, पहले माध्यम का अपवर्तनांक। μ2 क्या है, देखिए μ2 देखिए ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। u क्या है, वस्तु की दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, r क्या है, वक्रता त्रिज्या। यही मतलब यही सूत्र जो हम बताए, प्रतिबिंब की दूरी को v से, वस्तु की दूरी को u से, और वक्रता त्रिज्या को r से। तो ये बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आपको बहुत जरूरी है, लिख दिए इसको, आपको हम पीडीएफ जाएगा उसमें रहेगा, ये सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पार्श्विक आवर्धन कैसे होता है, आवर्धन देखिए वही रहता है जो हम पहले का पढ़े हैं, यम बराबर आई बटा ओ, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यच आई अपान यच ओ, मतलब आई या यच आई, देखिए क्या है, ये प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। और ओ या फिर यच ओ, ये क्या है, देखिए वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, हाँ पीडीएफ डाल दिया जाएगा सैफ खान, और वस्तु की लंबाई। तो देखिए इसमें क्या है, किसी अवतल या उत्तल पृष्ठ द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। देखिए यही है, प्रतिबिंब की लंबाई और ये वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, देखिए दोनों है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, इसे यम से व्यक्त करते हैं। हाँ म्यू के जगह पे एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, म्यू की जगह पे आप एन लिख सकते हैं। देखिए लेंस क्या है, दो अपवर्तक सतह से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। अब देखिए आपको लेंस जानना है कि दो अपवर्तक पृष्ठ हो, मतलब दोनों पृष्ठ क्या होंगे, आपके अपवर्तक रहेंगे, या तो दबे होंगे या तो उभरे होंगे। या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोली अथवा एक गोली एक समतल पृष्ठ से घिरा। देखिए लेंस में दोनों पृष्ठ गोली होंगे, या तो एक गोली रहेगा एक समतल रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो। ये देखिए ये वाला जो है इसको हम नाम दे देते हैं, देखिए ये वाला जो है पहला वाला, इसका नाम देखिए उत्तल में, उत्तल लेंस। और ये वाला क्या है, अवतल लेंस। इसमें देखिए उभयोत्तल, जब दोनों तल उभरे रहेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, उभयोत्तल। और देखिए एक तल ऐसे सीधा सीधा रहेगा, एक तल ऐसे रहेगा डी की तरह, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, समतलोत्तल। इसका नाम क्या हो जाएगा, समतलोत्तल। और ये देखिए तीसरा है, जब एक तल अवतल रहेगा और एक तल उत्तल रहेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अवतलोत्तल। देखिए इसमें उभयोत्तल मतलब दोनों तल उभरे हुए हैं, इसमें देखिए समतलोत्तल मतलब एक समतल है और एक क्या है, तल उभरा हुआ है। और देखिए अवतलोत्तल, इसमें एक तल अवतल है और एक तल क्या है, उत्तल है।
इसके बाद देखिए अवतल में भी वैसे ही है, दोनों तल अगर दबे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, उभयावतल। और जब एक तल समतल रहेगा, एक क्या रहेगा, दबा रहेगा, तब क्या हो जाएगा, समतलो अवतल। और यहाँ पे तो क्या होगा, उत्तलो अवतल, मतलब उत्तल रहेगा फिर अवतल रहेगा। और सिंपल सा आप बस जानेंगे, दो प्रकार का जानेंगे, कौन कौन सा, एक उत्तल जो ऐसे हो, जो देखिए बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है, और एक अवतल है जो उसका विपरीत है, जो किनारों पर देखिए मोटा है और बीच में पतला है। या तो जो तल दोनों तरफ उभरे होते हैं वो क्या होते हैं, उत्तल, और जो दोनों तरफ दबे होते हैं वो क्या होते हैं, अवतल। लेंस की दो गोलीय सतह होने पर इसके दो वक्रता केंद्र C1 एवं C2, दो संगत वक्रता त्रिज्या R1 और R2। देखिए लेंस में देखिए दो ऐसे हैं ना, तो देखिए ये आपका P1 है, पहला पृष्ठ, तो इसका केंद्र यहाँ पे रहेगा C1। ये P2 है, तो इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पे C2। ये आपकी रहेगी त्रिज्या देखिए R2, और ये क्या आ जाएगा, R1 त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए यही है केंद्र C1 C2, त्रिज्या देखिए R2 R1। देखिए R1 क्या हो जाएगा, धनात्मक, R2 क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। देखिए R1 इस साइड है, देखिए R1 यहाँ है तो ये धनात्मक रहेगा, R2 क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। लेकिन अवतल में उल्टा हो जाएगा, अवतल में देखिए R1 इधर आ जाएगा, R2 इधर आ जाएगा। तो देखिए अवतल में भी ऐसे ये दो पृष्ठ हैं, मतलब इसका भी कहीं केंद्र होगा और इसका भी कहीं केंद्र होगा। ये भी एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है, ये R1 R2, क्योंकि ये C2 है, और ये पहले पृष्ठ का देखिए आगे C1 मतलब R1। तो इसमें देखिए R1 क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और R2 धनात्मक। मतलब उत्तल लेंस में R1 धनात्मक होता है, R2 ऋणात्मक होता है, लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है, R1 ऋणात्मक रहेगा, R2 धनात्मक होगा। मुख्य फोकस, देखिए लेंस में क्या क्या है, मुख्य फोकस क्या होता है, देखिए लेंस में मुख्य फोकस क्या होता है। देखिए उत्तल लेंस में देखिए प्रथम मुख्य फोकस, देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है, मुख्य फोकस कहलाता है। देखिए इसको हम देखिए सिंपल सा समझा देते हैं, देखिए पूरा ऐसे, देखिए ये देखिए लेंस है, उत्तल लेंस, और ये अवतल लेंस। देखिए लेंस से संबंधित परिभाषा बता रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए देखिए इसका ये पहला पृष्ठ है, तो ये केंद्र क्या हो जाएगा, C1, और ये केंद्र क्या हो जाएगा, C2। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही ये क्या रहेगा, इसका C1, और ये क्या हो जाएगा, C2, ये तो पहले ही बता दिए। और इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ये जो रेखा दोनों केंद्र को जो रेखा मिलाती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। वह रेखा जो दोनों के केंद्रों को मिलाती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। हाँ ये भी आएगा, अभी रुक जाइए। देखिए अब देखिए ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु उत्तल लेंस में जहां से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, F1। और इसमें देखेंगे तो जिसकी ओर आती हुई किरणें, किरण वहां आएगी नहीं, लगेगा कि किरण यहां से आ रही है, लेकिन वो समांतर हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या होगा, जिस बिंदु से चलने वाली किरणें समांतर हो जाती हैं, और इसमें क्या होगा, जिस बिंदु की ओर आती हुई किरणें क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रथम फोकस F1 कहते हैं। ठीक है, और द्वितीय फोकस के लिए देखिए क्या, देखिए यहाँ पे यही चीज है, देखिए दिया यहाँ F1 और इसका इस साइड है। और द्वितीय फोकस के लिए देखिए क्या रहेगा, समांतर चलने वाली किरणें। देखिए द्वितीय फोकस में पहले देखिए हम किरण को समांतर ले लेते हैं। ठीक है, समांतर चलने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, या तो देखिए यहाँ भी किरण समांतर चल रही है और चली गई इधर, और हमको देखने पर लग रहा है कि इसी बिंदु पे मिल रही, तो समांतर चलने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस F2 कहते हैं। ठीक है, F1 और F2।
फोकस दूरी शक्ति एवं लेंस का द्वारक। देखिए फोकस दूरी क्या है, देखिए प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस की के लेंस की द्वितीय फोकस की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। देखिए प्रकाशीय केंद्र देखिए क्या होता है, ये जो हम लेंस बताए, देखिए इस लेंस में बीच में एक ऐसा बिंदु होता है जिससे ओ कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। यहां से किरण आती है तो सीधे निकल जाती है। अब देखिए प्रकाशीय केंद्र से ये जो दूसरे की दूरी है, देखिए जो एफ की दूरी है, देखिए यहाँ पे ओ रहेगा और यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ से जो ये F2 की बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, यही क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। देखिए F यहाँ तक। द्वितीय, देखिए द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। देखिए उत्तल लेंस में धनात्मक होगा, क्यों, देखिए उत्तल लेंस में देखिए इस साइड है और अवतल लेंस में क्या है, देखिए इस साइड है, तो उत्तल लेंस में क्या होगा, देखिए धनात्मक रहेगा और अवतल लेंस में क्या होगा, देखिए ऋणात्मक। आगे है, अवतल लेंस में आगे है तो ऋणात्मक, उत्तल लेंस में पीछे है तो धनात्मक। द्वारक देखिए क्या होता है, लेंस के उस क्षेत्रफल का प्रभावी व्यास जिसमें से होकर प्रकाश क्या होता है, जाता है। देखिए लेंस है, देखिए इस लेंस का ये जो क्षेत्रफल बनेगा, ये जो क्षेत्रफल बनेगा पूरा एरिया, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, द्वारक, लेंस का द्वारक, जिसमें से प्रकाश होकर जाता है, मतलब इसी एरिया में से प्रकाश प्रवेश करता है। देखिए जा रहा है प्रकाश, यहाँ भी देखिए इसमें से जा रहा है, तो इसी क्षेत्रफल को क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे, लेंस का द्वारक। फोकस दूरी शक्ति एवं लेंस का द्वारक देखिए हो गया। अब देखिए ये लेंस की शक्ति क्या होती है, लेंस की शक्ति किसे कहते हैं, देखिए शक्ति क्या होता है लेंस का, लेंस का शक्ति, तो देखिए लेंस की शक्ति क्या होती है, देखिए लेंस के प्रकाश किरण के विचलित करने की क्षमता को लेंस की शक्ति कहते हैं। यह क्या होता है, देखिए लेंस की शक्ति जो रहेगी, देखिए वो हमारी होती है, देखिए P बराबर 1/F मीटर में। तो हम क्या कहेंगे, देखिए लेंस के फोकस दूरी, वो भी किसमें, मीटर में, लेंस के फोकस दूरी को मीटर में, लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, देखिए लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। देखिए फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता, या तो अब इसे क्षमता कहें या तो शक्ति कहें। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। अगर ये देखिए एक प्रश्न आप लोगों को, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, इसकी शक्ति होगी, इसकी शक्ति होगी कितनी होगी, देखिए 4 डायोप्टर, दूसरा में है देखिए 0.04 डायोप्टर,
तीसरा देखिए क्या है, -0.04 डायोप्टर, और चौथा है -4 डायोप्टर। बताइए कौन सा सही होगा इसमें से। हाँ, व्युत्क्रम लिखा है ना, देखिए व्युत्क्रम बता दिए ना, व्युत्क्रम। ये बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सौरभ यादव, कृष्णा, सैफ खान, आप लोग ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर 4, जो 4 दो जगह लिखा गया है, 4, कौन सा सही होगा। सौरभ यादव -4 सही है। प्रिंस कुमार वर्मा, सानू यादव, ए नंबर। कैसे आप लोगों का आ रहा है ए नंबर। डी वाला सही है सबका। देखिए जिसका इसका डी आया है वो क्या है, राइट आंसर है डी। देखिए हम जानते हैं कि P बराबर 1/F होता है, वो भी किसमें, मीटर में। और हमारा देखिए सवाल किसमें दे दिया है, सेंटीमीटर में। तो हम 1/25 को मीटर में बदलने के लिए 100 क्या करेंगे, भाग देंगे, 100 जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 100 के बटा 25। और ये किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। क्यों रखेंगे, देखिए अवतल लेंस में, अवतल लेंस में फोकस क्या होता है, माइनस होता है। एफ किस में होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस रख दीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए -4 डायोप्टर हो जाएगा। जिसका इसका डी था सही है, कृष्णा, शिवानी, प्रिंस कुमार, अब सही है प्रिंस, आकाश राठौर, कृष्णा, डी। कृष्णा हो गया आपका, डी हो गया आपका, देख लिए कृष्णा हो गया। चलिए अच्छा, दूसरा एक सवाल देते हैं। देखिए एक अवतल, एक अवतल तल से 10 सेमी दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब 20 सेमी दूरी पर, दूरी पर बनता है, 20 सेमी दूरी पर बनता है, ठीक है। यदि अवतल पृष्ठ के एक तरफ वायु और दूसरे तरफ पदार्थ अपवर्तनांक 1.5 हो तो वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है। देखिए अब इसमें आपको ऑप्शन दे देता है, क्या क्या आएगा, कितना आएगा, ये आप लोग सॉल्व करिए। देखिए
सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा। बताइए इसको। शिवानी 10/3 माइनस 10/3, और कोई। कृष्णा कहाँ गए, कृष्णा, प्रिंस, हार्दिक यादव, भावेश 60/3, 60/3, सैफ ए, सैफ खान ए, हार्दिक यादव 10 सेंटीमीटर, आदित्य गिरी 40 सेंटीमीटर। चलिए देखिए, अच्छा देखिए इसमें क्या क्या दिया है। देखिए पहले देखिए u का मान कितना दे दिया है, -10 रहेगा, और v का मान देखिए कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके बाद कितना आएगा, देखिए n1 का मान देखिए कितना दे दिया, पहले क्या है, वायु है तो 1, और n2 मतलब बाद में माध्यम है तो 1.5। अब r का मान कितना होगा, हम इससे फार्मूला देखिए अभी पढ़े हैं कि n2 माइनस n1/r बराबर n2/v माइनस n1 क्या हो जाएगा u। अब मान रख दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, अब मान रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए देखिए यहाँ पे हम रखेंगे 1.5 माइनस 1/r बराबर, यहाँ पे कितना आएगा, देखिए n2 का मान है 1.5/v का मान कितना है 20। और देखिए माइनस कितना आ जाएगा, 1/u का मान कितना है 10। अब सॉल्व करिए कितना आएगा, +20 से में आ रहा है, प्रिंस आपका कोई नहीं, कोमल 10, प्रिंस कुमार चौथा। तो ये देखिए यहाँ पर माइनस है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, अब माइनस माइनस क्या आ जाएगा ये प्लस, ये देखिए आ जाएगा 0.5/20/r, सॉरी 0.5/r बराबर कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम आ जाएगा 20, और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 1.5 प्लस कितना हो जाएगा 1, मतलब देखिए इसका गुणा यहाँ करिए 2.5r बराबर कितना हो जाएगा 20×5 = 110। अब r बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 10 के बटे कितना हो जाएगा 2.5, इनमें से क्या होगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन प्रिंस वर्मा सही है। ठीक है, तो देखिए अभी आपको अब क्या क्या देखना है, अभी कल अब जब चालू करेंगे तो केवल देखना है लेंस से प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, और इसके बाद फिर क्या देखना है, देखिए दूसरा टॉपिक कल के लिए, लेंस के लिए सूत्र ये देखना होगा। ठीक है, अब इतना ये हम लोग क्या करेंगे कल देखकर, ये भी देखेंगे और साथ साथ क्या करेंगे प्रश्न, 15 प्रश्न, इतना देखिए कल करना है आपको। चौथा सही है सूरज यादव, सूरज यादव -20 है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को कल लेंस का सूत्र तैयार करके आना है, पढ़कर उसको पढ़ाकर तुरंत फिर अभी जो आज ये पढ़े हैं, आज जो आप लोग पढ़े हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और लेंस पढ़े हैं, लेंस के लिए और अवतल पृष्ठ के लिए सूत्र। ठीक है, चैप्टर अभी 2 लेक्चर लगेंगे, लेंस के बाद प्रिज्म है, प्रिज्म के बाद तब खत्म हो जाएगा।
ठीक है। तो देखिए आप लोगों को कल क्या करेंगे, जो आज पढ़े हैं पूरा आंतरिक परावर्तन उसका क्वेश्चन कराएंगे, और ये दोनों पढ़ा करके इन दोनों से भी क्वेश्चन कराएंगे। लगभग में देखिए 5 क्वेश्चन इससे, और इससे भी लगभग में मानकर चलिए 10 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन आपका जो पढ़े हैं कल का, कुल मिलाकर कल आपका लगभग में कितना आएगा, 20 क्वेश्चन होगा। बाकी ये दोनों पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, चैप्टर आपका मंडे तक क्लियर हो जाएगा। ये प्रकाशिकी खत्म हो जाएगा, फिर आपका तरंग आ जाएगा, तरंग प्रकाशिकी। किसी को कंफ्यूजन इसमें आज जो पढ़े हैं, आज या कल जो पढ़े थे, कल का क्वेश्चन तो सब सही था, कल आप लोग सॉल्व कर लिए थे। हाँ, कल का पीडीएफ था ना, मिला सानू यादव? कल का पीडीएफ मिला था ना सर? कितने चैप्टर हैं? चैप्टर हैं यार 2 चैप्टर टोटल, सेकेंड में 3 से 4 चैप्टर हैं। ठीक है, कल जितना क्वेश्चन करे थे उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोग खुद कर लिए थे। हाँ, ये भी आएगा, उसी में आ जाएगा सब। ठीक है, ये भी उसी में आ जाएगा भावेश, कल जब पढ़ेंगे पूरा। तो और देखिए, और किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें अब? ओके, चलिए तब अगर किसी को जो पढ़ना है अभी कल, या तो जो अभी पढ़े हैं या कल वाले में किसी क्वेश्चन में डाउट रहा करे, आपको डाउट नंबर दे दिए हैं, आप क्लियर कर लिया करिए। ठीक है, जितना अधिक से अधिक आप रिवीजन करेंगे, आपको टॉपिक बता के यहाँ पे हम इस पर लेंस के, देखिए लेंस के सूत्र से हम 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोग 20 क्वेश्चन और करिए, जो डाउट हो वहां से आप पूछिए। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोगों का पूरा जितना है इस चैप्टर में टॉपिक, पूरा क्वेश्चन एक साथ करा देंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन। संडे को सेकेंड बुक में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, टोटल 4 चैप्टर। तरंग, देखिए ये प्रकाश खत्म होगा, फिर तरंग खत्म होगा, उसके बाद आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, बस, और एक रहेगा नाभिक। इतना पढ़ना है, 4 चैप्टर। चलिए, हाँ हो जाएगा, काम हो जाएगा शिवानी तिवारी। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगी उतना ज़्यादा आपके लिए होगा बेटर। आपके पास टाइम है अभी, अगर आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन, यहाँ पे 10 क्वेश्चन बताया जा रहा है, आप लोग 10 क्वेश्चन और करके नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे होगा, उसको पूछिए डाउट नंबर में, या तो क्लास में ही पूछ लीजिए, क्लास चल रहा है, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको आप क्लास में पूछ लीजिए, या तो डाउट नंबर है, डाउट नंबर पर कॉल करके पूछिए। डाउट नंबर का टाइमिंग हम बताए थे, क्लास होने के जस्ट पहले करिए, 5 मिनट पहले, चालू होने के 3:45 तक, उससे पहले 40-45, या तो फिर क्लास ओवर होने के तुरंत बात कर लीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास चलेगा। ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा, सानू यादव, एक्स्ट्रा क्लास हम लेंगे। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम इस पूरे चैप्टर का एक साथ 1-1.5 घंटे का क्लास लेंगे, जिसमें बस क्वेश्चन समझाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं, सॉल्व क्या करने हैं। ठीक है, ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा, हर सप्ताह में एक चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर आपको एक दिन पूरा टाइम दे देंगे, पूरा उसको रिवाइज कर देंगे। हाँ, संचार व्यवस्था उसी में आ जाएगा ना, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति वाले में। ठीक, और कोई दिक्कत नहीं है ना? जितना अभी तक पढ़ेंगे 4 लेक्चर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी तक प्रकाश का जितना पढ़े आप लोग, क्वेश्चन तो कर ले रहे हैं, कल बता रहे थे आप लोग क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो नहीं, संडे को नहीं रहेगी, अभी कल बताएंगे संडे के लिए क्या होगा। ठीक है, संडे के लिए कल बता देंगे सर। चलिए ठीक है, ओके, तो कल मिलते हैं हम लोग।